ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनावों के जिस तरीके से नतीजे आए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब मोदी विरोधियों को कुछ सूझ नहीं रहा है। 24 की पिच कैसे तैयार की जाए, कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाया जाए, ये अभी विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने भी मुद्दे इन राज्यों के चुनावों में विपक्ष ने उठाए वो सारे के सारे मुद्दे धराशायी हो गए और जनता ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। लेकिन इसमें अब कहीं ना कहीं 24 के लिए अपने वोटर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कांग्रेस कुछ गुंजाइश ढूंढ रही है, कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ रही है और वोट शेयर के बहाने ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारा वोट शेयर इतना भी कम नहीं है कि निराश हुआ जाए। हालांकि जयराम रमेश ये जरूर मानते हैं कि हमारा प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा, जो राज्य हमें जीतने चाहिए थे वो राज्य हमने जीते नहीं। लेकिन वोट शेयर का अंतर अगर आप देखेंगे तो वोट शेयर का अंतर ये बताता है कि हम बीजेपी से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, इसलिए कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। 24 के लिए और भी दुगने उत्साह के साथ बीजेपी का मुकाबला करना है, तो अपने कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन करने की कोशिश तो जरूर की जा रही है। लेकिन इन चुनावों के नतीजों को देखकर आप ये जरूर कह सकते हैं कि जितने भी मुद्दे या जितनी स्ट्रैटेजी, जितनी रणनीति विपक्ष ने इन चुनावों में बनाई थी वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी धराशायी हो गई और जो मुद्दे बीजेपी लेकर चली थी उन मुद्दों पर जनता ने मुहर लगाई। तो आपको हमने ये बयान उनका बताया कि किस तरीके से कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन करने की कोशिश कर रही है और वोट शेयर का बहाना बनाकर अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम उतने भी नहीं पिछड़े जितना हमें दिखाया जा रहा है। और इन सब के बीच पीएम की सलाह भी आजकल चर्चा में है, जो पीएम कह रहे हैं कि अभी मौका आपके हाथ से गया नहीं है। अखिलेश जी, मानते हैं आप कि ये सुनहरा मौका है शीतकालीन सत्र आपके लिए? अब पीएम आपसे कह रहे हैं निराश मत होइए, आपका भविष्य उज्जवल है। वो ठीक बात है, वो अच्छा है, वो अपनी पार्टी, अपने कैडर का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं और इस समय वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत का भविष्य उज्जवल करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पे है, मजबूत कंधों पे। मैं दो बातें कहना चाहता हूं प्राची जी। हमारे साथ में मनोज जी हैं, भाजपा के नेता हैं, और आपने भी 3-4 बार इस शब्द को दोहराया कि जाति जनगणना ये चीजें, अब ये मुद्दा फेल हो गया, खत्म हो गया। हम मनोज जी से जानना चाहते हैं कि जब बिहार में जाति जनगणना का मुद्दा आया, आपने विरोध क्यों नहीं किया वहां पे? आप ये मानते हो कि हम नहीं कराएंगे? आप कह दीजिए टीवी पे सामने कि हम जाति जनगणना का विरोध करते हैं। अगर वहां 75% आरक्षण जब पास हो रहा था विधानसभा, आपने समर्थन किया वहां पे, क्यों किया? तो या तो आप किसी मुद्दे के पक्ष में रहें या खिलाफ खड़े हो जाएं। जातियां भारत की हकीकत हैं। भारत के बड़े से बड़े पद पे बैठे हुए लोगों को जाति अपमान सहने पड़े हैं, इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। कॉन्फिडेंस आप में आ कहां से रहा है? जिस जाति जनगणना को सबसे बड़ा मुद्दा आप लोग बना रहे थे और उसका काउंटर पीएम कर रहे थे कि मेरे लिए तो सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, युवा और महिलाएं, उस पर जनता ने मुहर लगा दी। जनता ने मुहर, इस पे यहाँ एक और मैटर है। कांग्रेस जब ये जाति आंकड़े 2012 में जब यूपीए की सरकार थी, पूरे देश के लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि आप जाति आंकड़े पब्लिश करें, जारी करें। उस समय भी कांग्रेस ने अपना क्लियर एजेंडा नहीं दिखाया, वो जारी करना चाहिए था। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, बिहार की तर्ज पे अगर आप प्रतिबद्ध हैं जाति जनगणना को लेके, आरक्षण को लेके, जिस मुद्दे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पे आप मानते हैं कि सही है, तो जिन राज्यों में आपकी सरकार वहां लगा दीजिए ठप्पा उस पे। यानी आपको शिकायतें कांग्रेस से भी हैं और इन्हीं शिकायतों पर मैं आपसे, पहला प्रश्न ही मेरा ये था कि आप इंडिया अलायंस में हैं या नहीं, अपनी स्थिति को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन हो रही है ग्राउंड पर लोगों में। हर्षवर्धन जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर दोनों मेहमानों के पास आ रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, देखिए जातीय जनगणना हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे संविधान सभा में, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, सिर्फ SC ST की, क्योंकि जो सामाजिक तौर पर वंचित शोषित हैं। और मुझे ये कहने में जरा सा भी मैं पत्रकार के तौर पर और समाज का विद्यार्थी होने के नाते, जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें से ज्यादातर जातियां सशक्त नहीं है, पहले भी सशक्त नहीं, लेकिन तब एक वर्ग था। और किसी भी मुद्दे में जब तक आपको कोई विलेन नहीं दिखता है, यानी कोई हो जो आपका हिस्सा मार रहा है, क्या देश का प्रधानमंत्री जो पिछड़ी जाति का है वो पिछड़ी जातियों का हिस्सा मारेगा? अगर ये बात कही जाएगी तो कौन स्वीकार करेगा? क्या देश की जो रायसीना पहाड़ी पर जहां हम लोग खड़े हैं, इसके ठीक बगल में द्रौपदी मुर्मू जी वहां बैठी हुई हैं, तो क्या वो आदिवासियों का हक मारने देंगी? नहीं मारने देंगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझाने में कामयाब रही। और जहां तक जातीय जनगणना की बात है, बिहार की जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद एक बात स्पष्ट हुई, न कोई शोषक है न शोषित है। और दोनों राज्य, देश के सबसे बड़े 2 राज्य
उत्तर प्रदेश और बिहार, वहां लंबे समय तक पिछड़ी जातियों के लोगों ने ही शासन किया। तो ये सारी व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त हो पाई, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अब देखिए नितिन जी, आप लोग साथ तो चल रहे हैं, अभी भी आप दावा कर रहे हैं कि 24 में आप मोदी को टक्कर देंगे, लेकिन आप लोगों के तो मुद्दे ही अलग अलग हैं। कोई जातीय जनगणना की बात करने लगता है तो कोई कहता है नहीं, जातियों में नहीं बांटना चाहिए। आपका स्टैंड? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करूं, ये जो इन राज्यों के चुनाव को सेमीफाइनल का जो रूप दिया था, मुझे लगता है मीडिया ने ज्यादा दिया था। हमारा ऐसा कोई मानना नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं 2018 में जब ये चुनाव हुए थे, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई थी, और 2019 में जब केंद्र के सरकार हुए थे, लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उसमें एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो ये तो कभी भी हो नहीं सकता कि जो है ये सेमीफाइनल और वो फाइनल और सेमीफाइनल का रिजल्ट फाइनल को डिसाइड करेगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत जरूरी है कि इन चीजों में डिफरेंशिएट किया जाए कि ये जो चुनाव थे, ये विधानसभा के चुनाव थे जिसके लिए कोई अलायंस नहीं था। बार बार अलायंस को इन चुनावों में घसीटने की कोशिश ना की जाए। लोकसभा के चुनाव के लिए अलायंस बना है, लोकसभा के मुद्दे अलग होंगे, वो लोकल मुद्दे नहीं होंगे जो इंडिविजुअल पार्टीज के। नहीं, सुनिए, देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, जातीय जनगणना है, ये आप नेशनल मुद्दा मान रहे हैं कि नहीं? हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम पंजाब में हैं, पंजाब की बात कर रहे हैं, वहां पे हमने जातीय जनगणना की बात हमने करी नहीं है। हम लोग के जो मुद्दे हैं वो हमेशा से सेम चलते आ रहे हैं कि हर एक को शिक्षा, स्वास्थ्य मिले। ये जो अमीरों को सब कुछ मिल जाता है, गरीब और गरीब होता चला जाता है। थोड़ा सा गरीबों के लिए भी कुछ करना चाहिए सरकारों को। आपने 4 जाति बताई जिनको प्रधानमंत्री जी मानते हैं, इसमें एक किसान है, किसानों के साथ क्या हुआ वो सब जानते हैं। महिला पहलवान यहाँ पे बेचारी थी, उनके साथ क्या हुआ, वही मैं बात कर रहा हूँ। मैं सबके युवाओं को रोजगार नहीं मिल रही, मैं यही कह रहा हूँ। क्योंकि जो इंडिया अलायंस के मुद्दे बन के आएंगे वो आप सबके सामने आएंगे। ये मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूँ, ये अखिलेश जी डिसाइड करने वाले नहीं है, और 100% कह रहा हूं कि मनोज यादव जी भी डिसाइड नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के क्या मुद्दे होंगे लोकसभा चुनाव के लिए। ये अलायंस की, देखिए वही मैं कह रहा हूं, आप किस मुद्दे पर साथ हैं, किस पर नहीं। लेकिन सुनिए ना सर, एक मिनट, बिहार से एक मुद्दा शुरू हुआ जातीय जनगणना का। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस जहां जहां पर चुनाव प्रचार कर रही थी, जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रही थी। अभी अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि ये तो जरूरी है, तो आप बताइए जरूरी है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए अखिलेश जी जानते होंगे, कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए जरूरी जानती होगी। आम आदमी पार्टी का हमेशा स्टैंड रहा है कि मुद्दे जो है हर एक की जीवन से जुड़े हुए होने चाहिए, हम उन पे कायम हैं। ठीक है अखिलेश जी, बहुत छोटा सा जवाब फिर मनोज जी के पास। अब देखिए, आपके साथी ही इसे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं मान रहे, आप जनता को समझाने चले। हम जो त्यागी साहब की अपने पार्टी की राय है, और उस पे आपने कहा बहुत अच्छे से कि हमारे पार्टी की जो एजेंडा आएगा उसमें इस पे क्लियर होगा। लेकिन हमने तो मनोज जी से पूछा कि भाई आप अगर खारिज करते तो आप कहो ना कि हम इसको पक्ष में नहीं है, हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। हम जातियों का वजूद है। आप यादव लगा के खड़े हैं, मैं कटियार लगा के खड़ा हूं। इस देश में सम्मान अपमान जाति से जुड़ा है, किसी को दलित माना जाता है, तो भारत की हकीकत जाति है। और अगर आप मानते हैं कि जरूरी नहीं तो नकार दीजिए कि हम नहीं कराएंगे। कि आज पीएम का बयान आप सुनते हैं अखिलेश जी, तो उन्होंने शुरुआत ही 4 जातियों से फिर कही थी। काउंटर है भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन मनोज जी, ये जवाब तो आपको भी देना होगा कि जब जातीय जनगणना की बात आती है तो आप लोगों का स्टैंड क्यों कंफ्यूजन भरा हो जाता है? देखिए प्राची जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए 4 ही जातियां हैं, गरीब हो, महिला हो, किसान हो, युवा हो। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास में विश्वास रखती है। इसी मूल मंत्र के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बांटो राज करो की राजनीति इनकी रही है। इनका अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखेंगे आप तो 1980 की बात करूंगा। 1980 में श्रीकांत वर्मा थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कैंपेन मैनेजर। उन्होंने कहा ना वो जात की बात ना करेंगे, ना जात की ना पात की, मोहर लगेगी हाथ पर। जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। और इंदिरा जी के बाद उसके बाद में आप देखिए कि यहां बिहार की अगर जनगणना की बात करते हैं तो वो तो सर्वे है, तो जातीय जनगणना थोड़ी ना हुआ है। जातीय जनगणना का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। इनको है क्या? नहीं है। अब बात करता हूं कि ये राजनीति क्या कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश से, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, कितने ओबीसी समाज का इन्होंने भला किया? अरे काका कालेलकर की जब रिपोर्ट आई 1953 में तो चचा नेहरू ने उसको नकार दिया। मंडल आयोग का लगातार ये लोग विरोध करते रहे, और उसके बाद में ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का किसने काम किया? 2018 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। अगर अखिलेश यादव की पार्टी के अंदर किसी का भला हुआ है तो अखिलेश यादव के परिवार के 15 लोगों का भला हुआ है।
अगर वहां पर किसी का विकास हुआ तो मैनपुरी में और सैफई गांव का विकास हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं इनके जिन्होंने जो ओबीसी समाज के जिनका इन्होंने भला किया, केवल परिवार के। अच्छे से मनोज जी सब कुछ जानते हैं। एक सेकंड, जब आप सब कुछ इतने अच्छे से जानते हैं तो आप लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? आपको क्यों लगने लगता है कि आपके पास काउंटर नहीं है इस बात पर? सवाल खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी कंफ्यूज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके विश्वास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अंत्योदय का दर्शन है, उसी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये मैं एक सवाल और भी पूछता हूं, इन 3 चुनावों के अंदर सबसे पहला क्या हुआ कि जो ये मुद्दे लेकर के गए थे, जातीय जनगणना का मुद्दा लेकर गए थे, ओबीसी का मुद्दा लेकर के गए थे, वो धराशायी हो गया। ये मॉडल लेकर के गए थे, दिल्ली का एक मॉडल लेकर के गए थे, शराब मॉडल लेकर के गए थे, वो भी धराशायी हो गया कि एक पर एक फ्री वाला मॉडल ये बांट रहे थे। वहां पर केजरीवाल से अच्छा कोई मॉडल नहीं है। अखिलेश यादव जी भी वहां पर गए हुए थे। अखिलेश यादव जी अपना मॉडल लेकर के गए थे जो अपनी हैसियत नहीं बचा पा रहे अपने अपने क्षेत्रों में। और ये लोग तो वो लोग हैं 2017 एग्रेशन है, मतलब मुद्दों को आक्रामकता से क्यों जवाब देते हैं मनोज जी? आप शब्दों से जवाब दें। और भतीजा एक साथ में लड़े थे। व्यक्तिगत ना है आपकी, ये आपकी हताशा का परिचय है। मैं आपकी हताशा के साथ हूँ। आप अखिलेश यादव जी के परिवार पे आप मत जाइए। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। जीतने के बाद आपको प्रेशर होना चाहिए। प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी है। अच्छा ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। एक सेकंड अखिलेश जी, एक मिनट रुक जाइए। आप जिस जिस ग्रेशियस बात आप कर रहे हैं कि इन्हें ग्रेसफुली जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जितने पर्सनल अटैक किए गए, जिससे नेगेटिव कैंपेनिंग किया जा रहा है, जिस पर आज पीएम कह रहे थे कि नफरत को छोड़िए, आइए मोहब्बत से आगे बढ़ते हैं, उस पर तो आप लोग बैकफुट पर आ गए। एकदम ठीक कह रही हो। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री हमारे सबके बड़े हैं, सबके सीनियर हैं, हमारे देश के बुजुर्ग हैं और उनको भी भाषा शैली असल में क्या होता है, ये ऊपर से ही संस्कार आने लगते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस की विधवा, तो रिटेलिएट किया कांग्रेस ने भी किसी तरीके से। उन्होंने कहा कितने 25 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरीके के शब्द जब उन्होंने इस्तेमाल करने शुरू किए, उसके बाद उधर से भी आएंगे, ये लाजमी है। मेरा ये मानना है, बिल्कुल ये मानना है कि एकदम शांति से चुनाव लड़ने चाहिए। आपस में इस तरीके की बातें, एक दूसरे पे आक्षेप, इतने पर्सनल और इतने टुच्चे और भद्दे मजाक नहीं करने चाहिए। एक दूसरे का मजाक इस तरीके से नहीं उड़ाना चाहिए और इसकी जरूरत भी ना पड़े। देखिए, जब आपकी सोच में, आपके विचारों में, आपकी नियत में ओज खत्म हो जाता है, तब इस तरीके के शब्द आने लगते हैं। पनौती वाला, बस एक मिनट, ये जो पनौती वाला कैंपेन राहुल गांधी चला रहे थे और पूरी कांग्रेस चला रही थी, बस एक मिनट रुक जाइए, क्या आम आदमी पार्टी उसके साथ स्टैंड करती है? नितिन जी, क्या आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया? ये मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। जहाँ पे पीएम का मतलब पनौती मोदी कहा गया, मैंने उसका चैनल पे ही विरोध किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री हैं हमारे, आप कुछ भी मान सकते हैं उनको। अगर आपको राहुल जी को भी पर्सनली लगता है कि वो पनौती हैं, या उनकी पूरी की भीड़ को लगता है, या टीम को लगता है, या चाहे देश को भी लगता है, या पूरी टीम को लगता हो कि वो पनौती हो, लेकिन ऐसे ऊपर नहीं कहना चाहिए। बीजेपी को दे रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं देना चाहिए इस तरीके का। तो राहुल गांधी जी को क्यों नहीं समझाती है आपकी पार्टी आगे बढ़कर? एक मिनट में आ रही हूँ। हो सकता है समझाया हो, मेरी पर्सनल बातचीत नहीं है राहुल गांधी जी से, मेरे को इसलिए अंदाजा नहीं है इस बात का। हो सकता है समझाया हो, लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है, मेरा फिर भी ये कहना है कि पर्सनल अटैक्स कम से कम होने चाहिए, पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए। जैसे मनोज जी ने एकदम से अटैक करना सबको शुरू किया। मनोज जी, आपकी पार्टी तो जीती है, आपका इस तरीके का रवैया लगाता है कि आप गलती से जीत गए, आपको विश्वास नहीं होगा। अभी देखिए, बड़ी विनम्रता से, बड़ी साफगोई से कहा कि भारतीय जनता पार्टी नकारात्मकता की राजनीति करती है, व्यक्तिगत हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, 2007 के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर बोला गया, तो आप चुप क्यों थे? मैं पूछना चाहता हूं, सुनिए आप जो भी थे, आपके साथी तो लोग थे ना। मैं पूछना चाहता हूं, सभ्य समाज के अंदर उनकी माता को किस तरह से अपमानित करने का काम किया गया, उनको नीच जाति का बोलने का काम किया गया, उनको रावण बोला गया, उनको उनकी कब्र खोदने की बात की गई, उनको बोटी बोटी काटने की बात की गई। क्या इससे गिरी हुई मानसिकता कोई हो सकती है क्या? क्या इससे भी निर्लज शब्द कोई हो सकते हैं क्या? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि नकारात्मकता की राजनीति कौन करता है?
जब संसद भवन बना किसने नकारात्मकता की राजनीति की? मैं पूछना तक चाहता हूँ, वार मेमोरियल बना तो किसने नकारात्मकता की राजनीति की? ताजा बयान तो रमेश बिदूड़ी जी का है कि वो कैसे बयान देते हैं सदन के अंदर और उन पर क्या कार्रवाई होती है। अब ऐसे पर्सनल कमेंट्स पर जाएंगे तो आपकी पार्टियों के भी बहुत सारे कमेंट है। अखिलेश जी अब 1 मिनट रुकिए सर। अखिलेश राजनीति कर रहे थे, ये कैसी नकारात्मकता की राजनीति करते हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी को आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा गाली देने का काम देने का काम किसी ने किया है तो ये पर्सनल अटैक में और नीतियों में मतभेद होने का एक मिनट बस छोटा सा रखिए। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप मौन क्यों हो जाते हैं? जब एड्स बोला जाता है, मलेरिया बोला जाता है, सनातन को तो बोला क्यों हो जाते हैं? आप टोटी चोर कहो अखिलेश यादव को मर्यादा में, देखिए आप उनका घर गंगा जल से धोना वो मर्यादा में, वो जाति अपमान नहीं जल से मानते। धोना आप टोटी चोर कहो कि वो मर्यादा का घर शब्द में है। कोई प्रवेश कर और रहा यहाँ पे है महिला और आरक्षण का गंगा बिल जल से आया, धोता आप है, पिछड़ी जातियों का उसमें अधिकार नहीं दे रहे हो मर्यादा में है। नहीं, गंगा जल से धोएंगे। गंगा जल से आप धो आप भी सकते यादो, हैं, आप अपने घर को आप धो भी सकते जात से हैं। यादो, इसमें और क्या आपके हो रहे गया हुए भाई? घर को गंगा जल से धोया जाए तो कैसी बात है ये? अखिलेश जी अभी यहाँ पर भी जाति करने लगेंगे। यहाँ सब समान है और सब समानता के साथ अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर राजनीति मत करिए सर। हाँ मैं आ रही हूँ। मारने की कामना है, टोटी चोर काटने की कामना ये मर्यादा का नहीं। भारतीय जनता पार्टी मर्यादा की रावण बोला राजनीति नहीं जाता है, करती। पिता को अपमानित किया जाता है, पनौती बोला जाता है। 92 से 94 गाली अब तक दे चुके हैं आप लोग। एक छोटा सा कमेंट हर्षवर्धन जी आपका। बस बहुत छोटा सा, देखिए बड़ा रोचक हो गया और इसी समझ में आता है कि जाति जनगणना या जाति विभाजन वाला दांव फेल क्यों होता है। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, भाजपा प्रवक्ता से कह रहे हैं मेरे नाम के आगे कटियार लगाए, आपके आगे यादव लगाए। अरे भैया यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाजपा ब्राह्मण बनिया पार्टी नहीं रही है, हर जाति के नेता का प्रतिनिधित्व है और देश की कुर्सी पर ओबीसी प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। वहां आप हमला करेंगे तो उल्टा हो जाएगा।